नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट के इस अंक में आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी शख्सियत। जी हाँ, परिचय की बिल्कुल मोहताज नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री को करीब से जानने पहचानने और देखने सुनने वाले लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। छोटे से गांव यूपी के गोरखपुर से आती हैं, लेकिन मुकाम छोटी सी उम्र में बड़ा हासिल किया है। हमारे साथ हैं अनुपमा यादव। अनुपमा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंक बहुत में। बहुत धन्यवाद मैम। तो अनुपमा, चूँकि इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश होती है अनुपमा को जानने की, जी। अनुपमा के यात्रा को जानने की, और आपके जैसा, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र हो या भोजपुरी इंडस्ट्री से कनेक्ट करने वाले लोग हों, कि भाई ये मुकाम तक पहुँचल कैसे जाई। तो अनुपमा की जर्नी कैसे शुरू हुई? अ, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। और जैसा सभी जानते हैं कि सरस्वती के जो बच्चे होते हैं वो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत आगे होते हैं। शुरू से ही हम लोगों को स्टार्टिंग हम लोग की होती थी सरस्वती वंदना से, सारी चीज़ होते। तो मैं जब पढ़ाई के क्षेत्र में आ गई थी तो संगीत भी साथ साथ ही लेकर के हमारे टीचर्स चलते थे। और मैं शुरू से ही मैं बहुत कोशिश में थी कि मैं गाने को गाऊं गाऊं गाऊं, पहले तो स्टार्टिंग से ही। तो सरस्वती शिशु मंदिर से ही मेरी शुरुआत हुई गाने की, छोटे छोटे गाने को गाने की, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की। सबसे बड़ी बात कि मैं एक नेशनल जूडो चैम्पियन भी हूँ। खेल से भी मेरा नाता बड़ा अच्छा रहा है। और जहाँ तक बात रही कि मेरी जनरी का सबसे मेन जो मैं कहूँ कि मैं सिंगिंग में कब घुस गई, वो था सन 2013-14, जब मैंने एकदम सिंगिंग को मैंने बहुत बखूबी देखा। मैंने सिंगिंग को बखूबी मैंने अपने लाइफ में लाई। वो था 2012-13, जब मैं 10th पास कर रही थी। तो छोटे छोटे मंदिरों में भजनों से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन मैं पहले गाती थी और छोटे छोटे कार्यक्रमों में, छोटे छोटे मंचों में। फिर धीरे धीरे गाते 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 जब मैंने इंटर पास आउट किया, तो फिर पापा ने बोला कि जब तुमको इसी में अपनी रुचि बनानी है तो तुम संगीत को सीखो। तो मैंने राष्ट्रीय संगीत विद्यालय से संगीत की शिक्षा ली है और मैं संगीत प्रभाकर हूँ। और उसके बाद मैं दिल्ली आई थी गाना गाने के लिए, डुएट वगैरह करने के लिए। आपको पता है भोजपुरी में डुएट गाती हैं लड़कियाँ। मैं पहले दिल्ली में आई, या दिल्ली के बाद पटना, पटना के बाद पहला स्टेज शो बहुत ज़्यादा वायरल, वहाँ से जर्नी। तो अनुपमा को जितना मैं रिसर्च कर पाई हूँ, जितना मैं जान पाई हूँ, पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं रहा कि नहीं नहीं। संगीत के क्षेत्र से, भाई होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम अगर परिवार में कोई इस गाने के क्षेत्र में है तो फिर रुचि बच्चों की भी जुड़ जाती है। तो फिर नहीं नहीं अनुपमा हमारे की रुचि कैसे जनरेट हुई? अनुपमा के अंदर ये कैसे फील आया कि भाई नहीं, हमें इस क्षेत्र में बढ़ना है, मेरे गले में, मेरे कंठ में सरस्वती का वास है। इसे पहला पहचान के तौर पर देखा जाए या फिर जान के नहीं पहचानने के तौर पर देखा जाए, किसने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं अनुपमा गाती हैं, मधुर गाती हैं, लोगों के दिलों को छूती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सही बात है, मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कि मेरे फैमिली में कोई ऐसा था नहीं जो संगीत के क्षेत्र में हो। कोई नहीं था ऐसा, सभी शिक्षा के क्षेत्र में है। मेरे पापा टीचर है स्कूल के, मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल है मेरे घर पर, उसकी प्रिंसिपल है। तो मेरे परिवार में अधिकतर लोग शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, संगीत से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। ये गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या फिर स्कूल का ऐसा रिश्ता कह लीजिए कि मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे। मेरे एक आचार्य जी हैं त्रिपुरारी मिश्रा जी, मेरे गुरु हैं, पहले गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं मेरे संगीत के। उन्होंने ही मुझसे प्रोत्साहित किया कि अनुपमा, जब तुम इतना अच्छा गा रही हो तो एक बार लक आजमाने में क्या जाता है, हो सकता है कि तुम्हारा इसी से संगीत जुड़ा हो। तो मुझे भी बड़ा शौक रहता था गाने बजाने का। पढ़ाई में कोई ज़्यादा शौक नहीं रहता था मेरा, क्योंकि जैसे ही 15 अगस्त 26 जनवरी आता था तो एक हफ्ते पहले से ही क्लास में आ जाता था कि तैयारियां शुरू हो जाती। तो पढ़ाई से दूर भागने के लिए भी सोच लीजिए, या फिर संगीत के प्रति रुचि इसको भी कह लीजिए कि पढ़ाई नहीं करना पड़े। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ। वो पढ़ने की रुचि ना हो तो संगीत की तरफ रुख कर ले। नहीं नहीं, क्योंकि हमारे में मेरे साथ ऐसा ही था, इसलिए मैंने आपको बताया कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी। मेरे पापा कहते हैं कि पता नहीं कैसे ये इंटर मैथ से लेकर के इतने अच्छे अंकों से पास हो गई। मेरे पापा तो शॉक्ड रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संगीत आया ना, ये स्कूल से ही मेरे अंदर है। और सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित मुझे मेरे टीचर्स ने ही किया है, एंड टीचर्स के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया इस क्षेत्र में। तो बिल्कुल देखिए, परिवार का अगर साथ हो, सहयोग हो, तो फिर चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, और बिल्कुल। अनुपमा ने इसे साबित भी कर दिया।
अनुपमा, चूंकि आपने कहा कि वो साल 2012-13 का रहा होगा जब जी, पहली बार आपको लगा कि नहीं, बहुत अब इसमें गंभीरता के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है। ये संगीत भी एक तरीके से साधना है, पहले बिल्कुल। आपको इसमें रमना होता है, डूबना होता है, और तब आप पहचान बना पाती हैं, ख्याति मिलती है आपको। तो कभी ऐसा लगा कि नहीं भाई, चयन कुछ गलत हो गया, टफ लग रहा है, या पढ़ाई जैसी ही साधना तो इसमें भी है, तो फिर कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट तो है नहीं? नहीं, इसमें चुनौतियों का सामना तो मुझे बहुत सारा करना पड़ा है। जैसे इंडस्ट्री में घुसने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे झेलनी पड़ी। पहला तो ये कि भोजपुरी की गायिका बनी है, भोजपुरी। लोग भोजपुरी को इतने घृणा तरीके से देखता है ना कि शायद लोग कहता है कि लेकिन हाँ, सबसे मीठी भाषा अगर किसी को माना जाता है, तो भोजपुरी को ही माना जाता है। मगर पता नहीं क्यों लोग इसको घृणा नज़र से देखते हैं भोजपुरी अनुपमा को। भोजपुरी बोलती हैं? काहे कि हमने हाँ। कि अगर भोजपुरी बोले आवत हुई तो हमने कि भोजपुरियों में बात कर जाए। ना हम रउआ से भोजपुरी में बात कर सकीला, बाकी भोजपुरी बोलत बोलत हम हिंदी में घुस जाइला, पता नहीं काहे। वो ठीक बाटे, वो तनी मनी हिंदी भी और तनी मनी भोजपुरी चली। भी, मतलब हाँ, बिहार के लोग से जब कनेक्ट करे हुई तो भोजपुरी भी चली, हिंदी भी चली। बिल्कुल। भोजपुरी के चूँकि रउआ चर्चा कर देनी, तब भोजपुरी में हम जाने के चाहेम कि भाई ठीक बा, भोजपुरी क्षेत्र में काहे कि एगो माइंडसेट लोग के बनल बाटे कि भोजपुरी में गाना भी होला हाँ। तो अश्लील होला। हाँ। भोजपुरी में अगर शब्द के चयन होता तो बहुत ज़्यादा मर्यादित शब्द ना रहेला। वो ऐसा लागेला? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी खराब नहीं है। भोजपुरी को कुछ लोगों ने मिलके खराब कर दिया है। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गीत हैं, गुड़िया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू। दो लाइन हमने के दर्शक खातिर। हाँ, ज़रूर। ये मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खेब जोड़ बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नहीं खेब जोड़ बाड़ू हो। मतलब आप चांद की जैसी गोरी हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, और आप कि हमें किसी से तुलना ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे गाने भोजपुरी में जिसके द्वारा मैं भोजपुरी को ख़राब नहीं बोल सकती। अभी के कुछ कलाकार ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि अगर मैं कुछ मतलब अपशब्द टाइप का कुछ गाता हूँ, अश्लील गाता हूँ, तो उससे मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे और मैं जल्दी सुपरस्टार हो जाऊँगा। इसलिए भी शॉर्टकट इसको बोला जा सकता है। तो इसलिए भी भोजपुरी को लोगों ने ख़राब कर दिया है। बाकी हमारी भोजपुरी कहीं से ख़राब नहीं है। बिल्कुल, बहुत मीठी भाषा, बहुत सरल भाषा, और बहुत व्यापक भाषा कह सकते हैं आप भोजपुरी को, जो सिर्फ भारत में नहीं बोली जाती है, विदेशों तक में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले लोग हैं, सुनने और समझने वाले लोग हैं। अब चूँकि भोजपुरी को एक व्यापक विस्तार भी मिल रहा है, अब लोग खुलकर कहते हैं कि भाई हम बिहार से हैं, हमारी जो भाषा है वो भोजपुरी है। बिल्कुल। अनुपमा को भोजपुरी इंडस्ट्री में जाकर कभी ऐसा लगा कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है? कई चीज़ों पे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो मैं झेल रही हूँ और झेल चुकी हूँ वो तो मैं बताऊँगी ही। क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ों में ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पे ना कि पहली बात तो ये कि भोजपुरी कलाकारों को वो इज़्ज़त और वो सम्मान नहीं मिल पाता है। आप हिंदी में जाकर के देखिए, हिंदी वालों को एक अलग ही सम्मान है, एक अलग ही इज़्ज़त है, बट भोजपुरी वालों का नहीं है। और ये बात आपने सही बोली है कि भोजपुरी पूरे देश-विदेश में भी बोली जाती है। मैं बैंकॉक शहर में गई थी। मैं वहाँ पे मेरा कार्यक्रम था। वहाँ पे भी 70% लोग बिहार से थे, और वहाँ के लोगों ने ही वो कार्यक्रम करवाया था। और वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि हम आरा से हैं, कुछ बोल रहे थे कि हम पटना से हैं, कुछ बोल रहे थे मैं छपरा से आई। तो उन्होंने मुझे बहुत उत्सुकता से अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाया था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार देखो, बिहार, हर देश में बिहारी लोग हैं और कितना मान सम्मान, कितना प्यार दे रहे हैं। पर बिहार आकर के जब वापस बिहार आओ तो लोगों की मानसिकता फिर वही हो जाती है, जैसा लोग गा रहे हैं, ढोली चोड़ी ये सब जो भी चीज़ें हैं, वो लोगों की मानसिकता वही जाता है। अच्छा, भोजपुरी की है, ओह ठीक है बा, फिर ये लोगों की सोच हो जाती है। ये ठीक है बा फिर में बहुत बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कहते हैं ना कि इसके मायने निकालिएगा तो फिर बहुत दूर तक उसके बारे जाएंगे। चूँकि अनुपमा अपने काम भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों के साथ किया है। जी। पवन सिंह की बात मैं कर लूँ, खेसारी लाल की बात कर लूँ, गुंजन सिंह की बात कर लूँ,
कल्लू की बात कर लूँ, मुझे कोई नाम ऐसा छूटता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और ये सभी बड़े नाम हैं जिनके साथ काम करना हर कलाकार चाहता है कि भाई अगर मेरी जर्नी की शुरुआत हो रही है तो इनसे होकर ज़रूर गुजरे। बिल्कुल। आपने काम किया, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा मुझे, क्योंकि मुझे इन लोगों से सपोर्ट बहुत मिला है। चाहे वो पवन सिंह जी हों, खेसारी लाल यादव जी हों, हमारे कल्लू जी हों, रितेश जी हों, इन सभी का सपोर्ट मुझे भरपूर मिला है ऑलरेडी। गुंजन सिंह जी हों, तो इनके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगी कि ये सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे अपने साथ गवाया है और मंच पे मैंने इनके साथ परफॉर्म किया है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ इन सभी लोगों के साथ मंच करने में। और इनका जो सपोर्ट मिला है वो 110% मुझे मिला है और ये मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वाकई में अपने साथ गवाना, एक मंच देना, एक नाम देना कि मेरे साथ अनुपमा यादव ने गाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और सारे कलाकारों ने मिलके मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए। पवन जी की चर्चा आपने की तो पावर स्टार, सुपर स्टार हैं पवन जी। और जब किसी के साथ ख्याति जुड़ जाती है, नाम अगर मुकाम बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी जुड़ जाती हैं। जी। सच्चाई उसमें कितनी है या तो वो शख्स खुद बता सकता है या फिर स्पेकुलेशंस, लोग सिर्फ उस पर कयास लगा सकते हैं। जी। आपने काम किया हुआ है तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, पवन सिंह, खेसारी लाल को लेकर जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं, हालांकि कई बार खुद मेरे से चर्चा के दौरान दोनों ही कलाकारों ने कहा कि भाई जौन टीवी पे देखेला उहे सच ना होला, टीवी के पीछे हूँ बहुत कुछ बाटे, तो लोग के खाली ई ना देखे के चाहिए, ओकरा से परसेप्शन ना बनाए के चाहिए। आप उनके साथ काम किए हैं, आपकी उम्र और आपका जो इस वक्त का तजुर्बा है दोनों बहुत ज़्यादा है, मतलब उम्र छोटी है और तजुर्बा ज़्यादा है। आपके व्यक्तिगत अनुभव की अगर मैं बात करूं तो पवन सिंह और खेसारी लाल, थोड़ा सा ये एक तरीके से झुका हुआ प्रश्न आपको लगेगा, दोनों में अगर आपको 1 और 2 नंबर देना हो तो किसे देंगे? देखिए, जहाँ तक बात रही नंबर देने की, तो दोनों ही कलाकार मेरे लिए बराबर हैं और जहाँ तक बात रही काम करने की, तो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है पवन सिंह जी के साथ। और आप ये जो दोनों में लड़ाई की बात है, तो जहाँ 2 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, खटपट होगी और दोनों सुपरस्टार, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है दोनों लोगों में। तो ईगो प्रॉब्लम जहाँ आती है तो एक लोग कहेंगे मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, एक लोग कहेंगे कि मैं पावर स्टार हूँ। तो जहाँ तक बात रही, दोनों अपने आप में बराबर हैं और मुझे अगर नंबर देना रहे तो मैं दोनों को प्रथम में ही रखूँगी, क्योंकि जो भी है इनके बाद ही कोई है, तो दोनों अपने में प्रथम है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी में इनसे बड़ा सुपरस्टार अभी ट्रेंड में कोई नहीं है। बाकी मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, ये लोग का तो एक अलग है। बाकी अगर ये दोनों की तुलना मैं करूं तो इन दोनों से बड़ा सुपरस्टार आई थिंक इंडस्ट्री में कोई नहीं है, तो दोनों को मैं प्रथम पे ही रखूंगी, ना किसी को 1 दूंगी ना 2, दोनों प्रथम है। आपका ही एक स्टेटमेंट था, उसे मैं कोट कर रही हूँ, आपने कहा कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, मतलब जाति से बाहर लोग निकलना नहीं चाहते। बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं इस चीज़ों को झेलती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ज़्यादा बॉन्डिंग रही है वो पवन सिंह जी के साथ बड़ी अच्छी रही है और वो राजपूत समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ें हो जाती हैं कि अनुपमा यादव हो करके पवन सिंह के साथ काम कर रही है। मतलब अनुपमा जी के कनेक्शन, चाहे लगाव ज़्यादा खेसारी के संग होके के चाहिए, पवन जी के संग हाँ, तनिक ये कम भी होके ये भी के लोगों को लगता है। मगर आप बताइए, हम कलाकार हैं, हम एक जो भी बुलाएगा हम उनके साथ कार्यक्रम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी खेसारी लाल यादव जी का नाम आया और मैंने कार्यक्रम करने से मना किया हो या मैंने उनके साथ गाने ना गाए हों। अब मुझे ना बुलाया जाए और फिर उसको जोड़ा जाए अलग चीज़ों में, तो ये गलत बात है। पवन सिंह जी के साथ क्या है कि उन्होंने मुझे हर एक स्टेज के लिए मुझे आमंत्रित किया है, हर एक गाने के लिए मुझे गाना भेजा है, बल्कि मुझे याद है कि मैं एक हफ्ता उन्होंने वेट भी किया है। ये जो गाना था पियर फराक वाली, जिसको बिल्कुल अभी मैं आने वाली थी, पियर फराक भाई अभी बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत वायरल है, बहुत लोग इसे सुन रहे हैं, तो पियर फराक हमने के दर्शक खातिर बुलाए। बिल्कुल, लेकिन इससे जुड़ी एक चीज़ है कि पियर फराक गाना जब ये रिकॉर्ड होने वाला था तो मेरे शोज़ लगातार चल रहे थे, तो दीपक भैया का मेरे पास फ़ोन आया था कि अरे पगली जल्दी से जा गा दो, कोई और गा देगा, तुम समझ नहीं रही हो, कोई गा देगा। मैंने कहा भैया अब जिसके नसीब में होगा वो फीमेल सिंगर गाएगी। लेकिन पवन जी का ये था कि नहीं,
अनुपमा ही गाएगी। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था मैं नहीं जानती, मगर 1 हफ्ते पवन जी ने इंतज़ार किया था मेरे इस गाने गाने के लिए। तो दीपक भाई और पवन जी ने मिलकर के मुझे ये गाना गवाया था। 1 हफ्ता मेरे शो से छुट्टी नहीं मिल रही थी। एक दिन शो था, मेरा गला लग जा रहा था क्योंकि रात भर शो करूँगी तो ज़ाहिर-सी बात है सुबह में, तो मैं नहीं गा पाई। 1 हफ्ते बाद मैंने इस गाने को रिकॉर्ड किया और लोगों ने इंतज़ार भी किया है। तो कहीं न कहीं पवन जी का मेरे प्रति विश्वास अटूट था। खेसारी भैया में पता नहीं क्या है और उनके लोग पता नहीं क्या उनको चढ़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव भैया गलत नहीं है, मैं उनको बोलती हूँ दिल से, वो गलत नहीं है। हमारे प्रति गलत नहीं है, अब लोगों का नहीं पता। हमारे लिए इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि उनके साथ भी मैंने मंच साझा किया और उन्होंने अपनी बहन बुलाया मुझे मंच पे भी, आप मंच उठा के देखिए। गाने भी उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे गवाए हैं जो कि 500 मिलियन प्लस हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सुपरस्टारों का प्यार मेरे लिए बराबर ही रहता है, इसलिए। दो लाइन काहे कि हमने के भूलम से ना पेरा फ्राक भाई दर्शक जे एकरा के सुनत हुई, अब ए पॉडकास्ट के जरिए भी दोबारा सुने के ओकरा मौका मिली। बिल्कुल। आइला ह बारात करे आके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, कि गोरी फूल झड़ी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, अलगलू पसारे तू तपाख पियर फराक वाली। ये गाना था। बहुत खूबसूरत। तो भाई अब पेयर फराक आप लोग अभी तक यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, इसे ट्रेंडिंग देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। हमारे साथ खुद अनुपमा यादव, उन्होंने आपके लिए ये 2 लाइन गुनगुनाया। अनुपमा जी के हाल के दिनों में अभी रिसेंट की घटना है, नवादा आप पहुंची थी जी। नवरात्र का मौका था और वहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि विवाद, कंट्रोवर्सी, हो हंगामे, इस तरह की चीज़ें आईं। अनुपमा के साथ ये चीज़ें अमूमन जुड़ती नहीं है, लेकिन नवादा में ऐसा हो गया, ऐसा क्या हुआ? अब नवादा की जो घटना है, क्योंकि हम तो स्टेज कलाकार हैं, हम तो हर दिन हमारा कहीं ना कहीं स्टेज प्रोग्राम लगा रहता है, तो हर दिन की बात ही हम उस दिन भी कार्यक्रम करने गए थे नवादा में। और नवादा में कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर हमारी कार्यक्रम से पहले एक कमिटमेंट थी कि एक मेल आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं भोजपुरी के, शिव कुमार बिक्कू जी, मैं उनके साथ डुएट नहीं करूँगी। और ये मेरा पर्सनल मैटर था कि मुझे उनके साथ डुएट नहीं करना है, क्योंकि मंच पे जब भी हम लोग आमने सामने होते हैं तो पुराना रिश्ता रहा है उनसे मेरा, तो वो चीज़ें मेरे मन से निकल जाती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए आपसे मेरा रिश्ता है और हम लोगों में लड़ाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं हम सामने मिलेंगे तो पहले हम उसी मुद्दों पे पर चर्चा करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए नहीं, मैं तो उनके ये साथ क्लियरिटी पहले से थी कि हाँ, भाई क्लियरिटी थी। उनके साथ डुएट नहीं करना जी है। जी, ये क्लियरिटी पहले से ही थी कि उनके साथ मुझे कार्यक्रम नहीं करना है, मगर वहाँ के लोगों ने कहा कि उनको एडवांस चला गया है ये वो, तो मैंने कहा ठीक है, वो कार्यक्रम में आए, उनका मोस्ट वेलकम है, मगर मैं उनके साथ डुएट नहीं गाऊंगी, ये मेरी कमिटमेंट थी अपनी। वहाँ के लोगों ने बोला कि ठीक है आपको नहीं गवाया जाएगा। मैं मंच पे चढ़ी, उसके बाद एक एंट्री करने के बाद मुझ पे दबाव बनाया जाने लगा कि आप उनके साथ अब डुएट करिए, डुएट नहीं करेंगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फिर उनका रौब जमाना, मेरे भाई को बुलाना, उसको धमकी देना। उसके बाद मेरे भाई ने कहा दीदी अब दूसरे के गांव में आए तो रंगदारी तो कर नहीं सकते हैं हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं है, हम लोग तो कलाकार हैं, हम लोग लड़ाई करने तो कहीं गए नहीं है। तो दीदी अब वो लोग बहुत जिद कर रहा है, बोल रहा है जाने नहीं देंगे, वापस यहाँ आ गए हैं तो जाने नहीं देंगे, आप गवाएंगे नहीं तो। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो मैं उनके साथ परफॉर्म करूँगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बिक्कू ने हाथ पकड़ के मेरा मंच पे उठाया, बोला कि तुम पगली हो, कोई दिक्कत है, क्योंकि उनको भी धमकियाँ मिल रही थी कहीं ना कहीं। उनका भी कमिटमेंट मैंने सुना तो उन्होंने भी पहले मना कर दिया था कि मैं भी उसके साथ नहीं गाऊंगा और ना वो मेरे साथ गाएगी। उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ के जो मुखिया हैं वो अपने आप को दबंग साबित कर रहे थे मंच पे, तो वो बोल रहे थे कि अनुपमा जी पैसा दिया हूँ, गाना पड़ेगा, आप अजीब कलाकार हैं। ये वायरल भी है सोशल मीडिया पे उनके वीडियो। और उन्होंने इस तरीके से मुझे बोला तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बिक्कू ने मुझे बोला अनुपमा आधे एक घंटे और गा दो यार, क्या जाता है, झूठ में लड़ाई होगा। क्या हुआ, 3 साढ़े 3 तक मैंने उनके साथ मंच पे गाया। गाने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मैं गाना भी गा रही थी और उनको मैं वो मुझे बोल रहे थे, मैं उन्हें बोल रही थी कि तुमने पहले ऐसा किया। वो बोला कि नहीं तुमने किया, मैंने कहा तुमने ऐसा किया। तो उसके बाद जब हम मंच से क्योंकि बिक्कू ने बोला कि अब आप जा सकते हो, तो जब हम मंच से उतरने लगे, जैसे ही हम गाड़ी के पास आए, मुखिया ने अपनी कमेटी के लोगों को बुला करके और कुछ गाँव वालों को बुला करके मेरी गाड़ी पर सीधे हमला करवा दिया।
आपको अगर मुझे बोलना था कि आप एक गाना और गा दीजिए तो आप अकेले आके मेरे से मिलते, ना कि आप पूरा झुंड ले आते और मेरे साथ गाली गलौज करते। तो अनुपमा को ऐसा लगता है कि वहाँ पर चीज़ें जानबूझकर क्रिएट की गई। जी, वहाँ पे चीज़ें पहले से जब जानबूझ के पहले क्रिएट से की गई। क्लैरिटी थी कि साथ में गाना नहीं है, हाँ। उसके बावजूद दबाव बनाया गया कि आप साथ में गाइए। फिर जिनके बीच मान लीजिए मनमुटाव आपके बीच और सहयोगी कलाकार के बीच था, तो वहाँ पर भी फिर भी चीज़ें नॉर्मलाइज थीं। आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने परफॉर्म भी कर दिया। लेकिन फिर जानबूझकर उनको उनका कहना था कि ये लोग सुबह 6 बजे तक गाएँगे। बताइए 6 बजे तक कार्यक्रम कौन करता है जब 3 घंटे की हमारी एंट्री होती है तो। अरे ठीक है, आपको गवाना था, आप बोल देते कि एक गाना और गा दो, मगर अपने सहयोगियों द्वारा मेरी गाड़ी पे हमला कराना, मुझे मुखिया जी का मतलब नाम लेना चाहेंगे? जी, अभिनव आनंद। उनको वायरल भी होना था। उन्होंने मेरे एक भाई से बोला है कि हमें वायरल होना है। मुखिया जी को वायरल होना था, उनको विधायकी का चुनाव लड़ना है। अब आप खुद सोचिए कि जो मुखिया होकर के इस तरीके का काम कर सकता है, वो विधायक बनने के बाद वो क्या करेगा? तो देखिए भाई, जो अब तक आप सुन रहे होंगे कि अनुपमा यादव जी के साथ हुआ क्या, क्या सच है या नहीं है, सचमुच उनकी गाड़ी पर हमला किया गया या नहीं किया गया, खुद की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें प्लांट की गई, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लगा कि आप मेरे भाई ने भी रो रो के मेरे से एक ही बात बोली कि दीदी उस वो मुझे कुछ बोलता मैं चलता, लेकिन आपको लड़की होकर के उसने इस तरीके के, क्योंकि उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे खींचातानी में। वो मतलब वो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं इस देखिए, जहाँ तक बात रही, लोगों ने मेरी जातिवाद मुद्दा को उठा लिया है कि मैंने भूमिहार समाज को जातिवाद में नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैंने किसी भी भूमिहार समाज को मैंने नहीं बोला। उस मुखिया के द्वारा मेरे भाई को बोला गया कि मैं भूमिहार हूँ, मैं भूमिहार हूँ, अकेला मैं भूमिहार हूँ और ये भूमिहार का गांव है। पिस्टल दिखा के कहा गया कि चिन्हई ने, मगध में बोला गया चिन्हई ने, तोरा यही जा मार के यही जा गाड़ देबू, आ केहू तोरा कोनो रोकतौ ना एजा, ठीक ना, ओकरा के बोल उतरेला, रे तू उतर, मुझसे बोला गया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी गई, ऐसे ऐसे अपशब्द बोले गए, मैं चीख चीख के रो रही थी। उसी क्रम में शिव कुमार बिक्कू जी पे भी हमला हुआ, उनको भी मारा पीटा गया। एक लड़का जो उनके गांव के पास का था, उसको वो वीडियो बना रहा था और उसको मतलब इतना मार मारा गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, क्योंकि वही एक सबूत था। और गांव में तो कई लोग वीडियो बनाए होंगे, लेकिन मुखिया की डर की वजह से कोई वीडियो दिखा नहीं रहा है। दिखाने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक बात रही मुझे तो, मैं आपके गांव में लड़ाई करने जाऊंगी? मुझे तो कई जगह कार्यक्रम कर, मैं आपके गांव में, आप बताइए, आप मुझे अपने गांव में बुलाइए, आपके गांव में बिल्कुल, 500 से 700 लोग ये हैं। समझ से थोड़ी सी परे वाली चीज़ है कि आप अकेले अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो उस जगह पर बिल्कुल। आप इस तरह की कोई घटना नहीं हम चाहेंगी। 10 लोग हैं, आपके गांव में 300 लोग हैं, तो क्या हम आपके किसी आदमी के साथ लड़ाई करके हम वापस आ जाएंगे? आपके सपोर्ट में वहाँ कोई खड़ा नहीं था उस वक्त? उस वक्त मेरे जितने कलाकार थे, जो चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग थे। और बाकी अब उनका गांव है तो वो जोर बनाएंगे तो कोई थोड़ी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद हमारे कुछ कलाकार हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ में भी बोला है। मेरा एक भाई है भीम, जिसने स्टार्टिंग की थी और जिसको बोला जा रहा था कि ये विवादित मंच है, आज तो इस पर फिर विवाद होगा। तो मेरा भाई भीम है, उसको भी डराया धमकाया गया, उसको भी बोला गया। और लेकिन मेरे दो भाई जिसको मारा पीटा गया, मेरे बाउंसर्स को मारा गया। और ये सारे कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें प्रशासन वहाँ पे थी, 2-3 लोग थे सिर्फ प्रशासन के जो चश्मदीद गवाह हैं कि मेरे साथ वहाँ पे गलत हुआ है। क्योंकि मुझे जब पहली बार धक्का मारा गया तो मैं एक प्रशासन के ऊपर मैं लुढ़क गई थी, तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है यहाँ पे, हटिए पहले हटिए आप लोग। तो उन्होंने प्रशासन को भी धक्का मार दिया था। और उसके बाद वहाँ से प्रशासन द्वारा फ़ोन किया गया, टीम मंगवाई गई कि नहीं यहाँ पे बड़ा घटना होने से मतलब होने वाला, आप प्लीज़ जल्दी किसी को भेजिए। तो फिर वहाँ पे टीम आई, लेकिन उससे पहले कैसे कैसे करके भी गाड़ी को मेरी गाड़ी तोड़ दी गई, मेरे भाइयों को मारा गया, मेरे पैर में चोट लगी। और मेरे फटे कपड़े थे, मैं फटा हुआ कपड़ा लेके मैं महिला थाना पहुंची, वहाँ मैंने FIR दर्ज करवाई वारसलीगंज थाने में। और मैं बस इतना जानती हूँ कि आज अगर ये मेरे साथ हुआ है तो कल ये किसी भी कलाकार के साथ हो सकता है। अगर आज उसको सज़ा नहीं मिली तो कल वो कहेगा कि देखी ना, अनुपमा भी तो चिल्ला रही थी ना, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपके उस FIR का कोई फलाफल निकला, कुछ एक्शन हुआ? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन हाँ, प्रशासन ने मुझे विश्वास दिलाया और प्रशासन पे मुझे विश्वास भी है कि वो इस पे न्याय करेगी। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो मैं पक्का इस पे मतलब मैं इस पे
कार्यवाही करूँगा और जितने भी दोषी हैं उनको मैं सज़ा दूँगा। अनुपमा, चूंकि आपको हमने देखा 1 महीने पूरे पवन सिंह जब चुनावी मैदान में थे बतौर एक उम्मीदवार, वो कैंपेन कर रहे थे, तो आपका भी कलाकार होने के नाते एक शेड्यूल रहता होगा, बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहते होंगे जी। उसमें 1 महीना एक अच्छा खासा वक्त है जो आपने पवन सिंह के लिए दिया। आपने उसका जिक्र भी किया कि बहुत अच्छे संबंध हैं, आपको उनका साथ और सहयोग भी मिला है और शायद ये वजह होगी कि बॉन्डिंग अच्छी है और आपने भी अपना बहुमूल्य वक्त उनको दिया। आज जब इस फाइट में आप खड़ी हैं, आप अपने लिए और आप अपने जैसे कलाकारों के लिए और महिला कलाकारों के लिए जब लड़ रही हैं कि भाई ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आपके साथ पवन सिंह खड़े? नहीं, अभी तक तो उनकी तरफ से ना कोई कॉल आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना उनके लोगों द्वारा आया। हाँ, लेकिन उनके साथ जो दीपक भैया रहते थे, दीपक सिंह जी जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनका फुल सपोर्ट आया है, फुल समर्थन आया है मेरे साथ, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो और सुमन भैया, राहुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वही लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मुझे पर्सनली कॉल आया और बोला गया कि तुम डरना नहीं और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और इस पे मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और जहाँ बोलोगी वहाँ मैं खड़े रहने को तैयार हूँ। लेकिन पवन जी की तरफ से ना ऐसा कोई कॉल आया और ये बात सही है कि पूरे चुनाव में मैं 1 महीना लगातार मैं उनके चुनाव में उनके साथ खड़ी थी और उनका चुनाव प्रचार मैंने किया। बाकी जीत हार ये तो जनता के हाथ में और प्रभु जी के हाथ में, लेकिन मैं उनके साथ निष्पक्षता से खड़ी थी और मैं मेरे साथ वो खड़े क्यों नहीं है ये मैं नहीं जानती। दुख होता है कि भाई पवन जी अगर खड़े होते तो शायद इस इंडस्ट्री के बहुत सारे और भी कलाकार खड़े हो जाते, और एक दुख ऐसा तो मजबूत साथ बहुत ज़रूरी होता है दुख जब आप तो किसी होगा लड़ाई ना, के लिए निकलते हैं। दुख तो होगा ना। अब जिसके साथ आपने इतना टाइम दिया है, जिसके साथ आपने उनके कदम से कदम मिला के आप चली हैं और वो आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ही क्या, आप भी अगर मेरे साथ रहती तो ये चीज़ आपको भी बुरा लगता कि मैंने उनका इतना साथ दिया और आज जब मुझे साथ की ज़रूरत है तो वो मेरे साथ नहीं खड़े, तो कहीं ना कहीं ये बुरा लग जाता है ये इंसान सारी अब अगला सवाल मेरा हाँ। कि पवन जी तो साथ नहीं दिए, पवन जी के साथ नहीं देने का मलाल भी है आपको, दुख भी है, और हम चाहेंगे कि जब इस पॉडकास्ट को पवन जी देखें तो साथ देना न देना ये उनका व्यक्तिगत कॉल होगा, लेकिन ऐसे वक्त में एक कलाकार के लिए एक सांत्वना भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, उसको एक मानसिक तौर पर साथ देना कि भाई ठीक है, आपकी ये लड़ाई जो है वो जायज़ है और आप लड़िए, ये भी कम से कम वो ज़रूर करते नज़र आए। खेसारी लाल क्या खड़े हुए? क्योंकि नहीं। ये वो सभी कलाकार हैं जिनके साथ आपने काम किया है। जितने बड़े कलाकार हैं, जितने सुपरस्टार हैं, किसी का कोई भी सपोर्ट, किसी भी महिला, जब भी कोई महिला के साथ कुछ गलत होता है, कोई खुल के सामने नहीं आता है, कोई नहीं। मुझे क्या, अक्षरा सिंह जी के साथ हुआ बिल्कुल, था, मैं भी पूछने किसी वाली ने थी साथ कि नहीं दिया। अनुपमा यादव अकेली नहीं है, अक्षरा सिंह ने भी इस तरह की चीज़ें कही थी कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो क्या महिला कलाकारों के साथ इस तरह का बर्ताव जो है जब होता है तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग और ख़ासकर वो पुरुष कलाकार अपना दामन छुड़ाते नजर आते हैं? नहीं, वो बस जोड़ी बनाते हैं कि हाँ मेरी जोड़ी इसके साथ अच्छी है, मेरी जोड़ी इसके साथ अच्छी है। बिना फीमेल के तो काम यहाँ किसी का नहीं होता है, लेकिन जब किसी महिला कलाकार को ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं, एकदम, मतलब किसी के, मेरे साथ क्या, अभी काजल राघवानी जी के साथ हुआ है, अक्षरा जी के साथ हुआ ही था, मेरे साथ आज हुआ है, कल को किसी के भी साथ होगा ना। ये लोग सिर्फ सुपरस्टार हैं और ये इनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक पवन टीम है, एक खेसारी टीम है, तो वो लोग अपने टीम पे ही ज़्यादा फोकस है उनका। उनको किसी महिला के साथ कुछ भी हो जाए, भोजपुरी में किसी के साथ कुछ भी हो जाए, पर ये लोग कभी खुल के सामने नहीं आते हैं। वादे तो लोग बड़े बड़े करते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ होगा कुछ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते लोग कुछ भी नहीं है। मैं आज बता दूं, मैं किसी के अगेंस्ट जाके नहीं बोल रही हूँ, मगर आप खुद से सोचिए कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे घर के किसी कलाकार के साथ हो रहा है तब तो हम बोल सकते हैं ना, ठीक है सर, आप ऑन कैमरा मत आइए, आप किसी के सामने मत आइए सर, पर आप पर्सनली तो किसी कलाकार को फ़ोन कर सकते हैं ना कि क्या हुआ है अनुपमा, कैसी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, बताओ हमको, ऐसी कोई चीज़ें। ये लोग किसी का साथ देने की तो बात छोड़िए, किसी पीड़ित को कॉल करके पूछते नहीं है कि आखिर तुमको हुआ क्या है। सिर्फ ये लोग सुपरस्टार हैं भोजपुरी के।
वजह आपको कुछ समझ में आई, क्योंकि आपने भी तो अच्छा खासा वक्त इनके साथ बिता लिया है। मैं बता दूं कि पवन सिंह जी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। उनके कान भरे गए होंगे कि अनुपमा ऐसे ऐसे की है, क्योंकि जितने सुपरस्टार ना कान के बड़े कच्चे हैं। कौन भरता है कान? अब उनके अपने ही लोग भर रहे होंगे जो भी उनके साथ होंगे। और दूसरी बात, खेसारी लाल यादव जी और उनकी टीम इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनको पता है अरे ये तो पवन सिंह की टीम की है यार। बात वो मैंने बोला ना आपको, टीम बटी हुई है। खेसारी लाल जी के लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि मैं पवन सिंह जी की टीम से हूँ। पवन जी के दिमाग में तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप खेसारी की टीम में चली गई हैं, अब वो आप यादव होने के नाते अब वो सपोर्ट करें तो फिर हम देखेंगे। टीम का क्या है? टीम मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टीम की कोई ज़रूरत है। आप दिखाते हो कि हम भोजपुरी एक है, अगर एक होने के बाद भी फिर टीम की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। भोजपुरी एक है तो आप एक साथ दिखाइए ना। जहाँ ज़रूरत पड़ी पवन सिंह जी के साथ खेसारी लाल यादव जी खड़े थे, मैंने खुद देखा है चुनाव में। वो आए थे, वो 2 ही घंटे के लिए आए हो, लेकिन जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो खड़े रहे हैं। तो क्या आज एक महिला कलाकार अगर आज दिक्कत में, तो क्या आप लोग का फ़र्ज़ नहीं बनता उस महिला कलाकार के साथ खड़े रहने का? सिर्फ बोल देने से होता है कि मैं आपके साथ हूँ, तुम बेटा आगे बढ़ो, तुम ये करो, और जब उस इंसान को ज़रूरत पड़ी है तो आप लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हो। कोई अब किसी के पास फ़ोन होगा तो अरे वो तो पिक्चर में बिजी थे। क्या पिक्चर में जो बिजी रहता है फ़ोन नहीं देखता है? इतना बड़ा कांड हो गया आपको फ़ोन नहीं दिख रहा है? और नहीं तो वो लोग बोलते हैं कि अरे वो थोड़ा सा बिजी है ना इस टाइम, थोड़ा डिस्टर्ब है। किस चीज़ का डिस्टर्ब भाई? एक लड़की को प्रताड़ित किया गया, एक लड़की के साथ गलत हुआ और आप लोग अभी तक डिस्टर्ब हो। जीवन में मुझे ये कहने में अब एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है कि हम उस भोजपुरी से हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहना भी पसंद नहीं करते हैं उनकी दुख की घड़ी में। बाकी लोग यही चाहता है कि वो मेरे टीम में रहे, वो मेरे साथ काम करे। आप ये चीज़ लिख लीजिए कि जो भी खेसारी लाल यादव जी की टीम का, जो भी पवन सिंह की टीम में काम करता है, उसको दोबारा खेसारी लाल यादव जी काम नहीं देते हैं। जो पवन सिंह की टीम में काम करके खेसारी लाल यादव जी की टीम में जाए, उनको पवन सिंह काम नहीं देते हैं। मतलब तुम हमारी हो तो हमारी बन के रहो। ये विश्वास वाला लेवल जो है बहुत छोटा है या कम है या नगण्य के जैसा है कि भाई अगर ये उनके साथ काम कर लिए, कलाकार को कलाकार के लिहाज से नहीं देखा जा रहा है, कलाकार को टीम वाइज देखा जा रहा है कि भाई आप इनकी टीम के हैं तो फिर आप विश्वस्त नहीं हैं, आपके साथ काम नहीं वो करेंगे या फिर आपको काम दिया नहीं जाएगा। हम किसी सुपरस्टार को ना बोल करके उनके साथ रहने वालों को बोले ना तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप अगर चाहिए ना तो आप पवन जी को ये चीज़ बोल सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया बा, देखी ना अनुपमा के संगे। पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी इतने भी रूड नहीं है कि वो कभी इन सब चीज़ों को, लेकिन वो लोग ना अगर पवन जी या खेसारी जी बोलना भी चाहें तो लोग चुप करवा देते हैं ना, भैया नहीं बोले के कौन जरूरत बा। मैंने ये चीज़ देखा है, वो लोग खुद मना कर देते हैं कि नहीं बोलना है, उसके बारे में नहीं बोलना है। आपन बुद्धि विवेक भी तो होला कुछ। मैंने अगर केहू हमरा कहा था कि ना ठीक भाई काम नहीं करे के, तो हम अपन बुद्धि विवेक के तो इस्तेमाल करें। क्या वो लोग कान के बड़े कच्चे हैं। वो लोग जब अपनी बहन बेटी पे आता है वो लोग तभी बोलते हैं, दूसरे की बहन बेटी के लिए कोई नहीं लड़ता। तो मैंने मुँह जवानी वाला भैया वाला बात हाँ, बस मुंह पे भैया भैया और पीछे जाके फिर उसी को गाली देंगे। अब चूँकि भाई ये लड़ाई रहू अकेला खातिर भी नहीं है, अनुपमा सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, अनुपमा अपने जैसी तमाम कलाकारों के लिए लड़ रही हैं। कुछ लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं ना। लोग एक इंटरव्यू में मुझसे बोला गया कि आप दूसरी लड़कियों के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई। भाई वो खड़ी होंगी तब तो मैं उनका साथ दूंगी। वो खुद ही सामने आके नहीं बोली कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप अगर गलत का साथ दोगे ना तो हमेशा आपके साथ गलत हुआ है। क्योंकि 1-2 बार और भी मंच के द्वारा मुझे ऐसे यातनाएं देने की कोशिश की गई तो मैंने आवाज़ नहीं उठाई। आज फिर मेरे साथ बड़ी घटना हो गई। यही आवाज़ मैंने पहले उठाई होती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन आज अगर मैं आवाज़ उठाई हूँ तो जितनी महिला कलाकार हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनको साथ देना चाहिए, ना कि उनको चुप रहना चाहिए। आप देखिएगा आने वाले समय में इससे भी बुरी स्थिति उन लोग की होने वाली है। मैं यही पूछने वाली थी अनुपमा कि चलिए जो पुरुष कलाकार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनकी अपनी एक धुरी बनी हुई है कि चलो ये पवन जी की धुरी है, ये खेसारी जी की धुरी है, भाई इसमें क्यों इंटरफेयर करना, क्यों जाना। लेकिन एक बड़ी जमात जो है, एक फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें महिला कलाकारों की भी है। आपके जैसे कई सिंगर्स हैं जो कि एक मुकाम को हासिल कर चुकी हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी कभी ये नहीं हुआ कि नहीं अनुपमा जो आप फेस कर रही हैं वो हमने किया हुआ है, हम अपने लिए नहीं खड़े हो पाए, लेकिन आज आपको देखकर हमें हिम्मत होती है कि हाँ हम खड़े होंगे? अभी तक तो किसी का ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आज मेरे पास, आज नहीं कल मेरे पास काजल राघवानी जी का कॉल आया था जिससे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और
अब दूसरे को लेकर के हम अपना रिश्ता नहीं ना ख़राब करेंगे। बिल्कुल। वो मुझे बहन मानती हैं और जब भी पटना आती हैं मुझसे मिलती हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, ये बात अलग है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं एक बहन की तरह मिलते हैं। और उनका मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि तेरे साथ भी ऐसा हुआ? मैंने कहा हाँ, आपके साथ 13 तारीख को हुआ था, मेरे साथ 14 तारीख को हुआ था। उन्होंने एक बात कही, यार इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़ीमेल कलाकारों के ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो उन्होंने एक बात और भी कही कि नीतीश कुमार जी ने बोला है कि महिला की सुरक्षा के लिए, ये हमारा जो बिहार है वो महिला की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे है। तो आखिर ये बिहार सरकार है कहाँ? आज एक महिला के साथ जब किसी महिला की जान चली जाएगी तब ये बोलेंगे। उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि वो महिला बड़ी अच्छी थी। अगर वो महिला जिंदा है तो उस महिला के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो मैंने कहा कि दीदी ऐसी सी चीज़ें हुई हैं। वो थोड़ी भावुक भी थी अपनी चीज़ों को लेकर भी। तो मैंने उनको बोला कि दीदी आपके साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम लड़कियों को ही एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी सारी चीज़ों के लिए। और कहीं ना कहीं एक वही थी जो पीड़ित होकर भी उनका फ़ोन मेरे पास आया था। मैंने भी उनसे एक बार कॉल करने की कोशिश की पर उनका नंबर लगा नहीं था। पर उन्होंने कल आपने अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ महिला कलाकार जो हैं वो आपके सपोर्ट में खड़ी हों या इस चीज़ के सपोर्ट में खड़े हों, वो भले ना अनुपमा यादव के साथ खड़ी हों, लेकिन वो कलाकार के सपोर्ट में खड़ी हों कि भाई इस तरह का व्यवहार किसी भी कलाकार, महिला कलाकार वो के साथ ना डरती हो। है ना, वो डरती हैं कि कहीं किससे? मेरा सपोर्ट कर दिए तो फिर कहीं उनको काम किससे? मिलना ना बंद हो जाए। किससे डर? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भी मेरे अगेंस्ट हैं। ऐसा ना हो कि फिर काम मिलना बंद हो जाए। लोगों को ये भी लगता है कि अनुपमा का साथ दोगी, अरे क्या नाम है, बदनाम हो जाओगे अनुपमा का साथ दोगी तो। लोगों को ये भी लगता है। मगर मैं बता दूं, आपके अंदर अगर कला नहीं है ना, अगर काबिलियत नहीं है तो कोई आपको आज की डेट में नहीं पूछेगा। आपके अंदर कलाकारी है, आप अच्छा गा रहे हो, आप अच्छा अभिनय कर रहे हो तो ये लोग आपको पूछ रहे हैं, वरना आपके अंदर अगर कलाकारी ना हो तो ये कोई आपको नहीं पूछेगा, पूछने वाला कोई नहीं। आपको खाने के लिए नहीं देगा। एक और भाई हैं आपके जिनके साथ आपकी तस्वीर वायरल हुई थी। लोगों ने उस तस्वीर को लेकर के भी पहले तो बहुत सारे सवाल उठाए, बाद में जवाब आपने ही दे दिया, तेज प्रताप यादव के जी। साथ। तो ऐसी घड़ी में आपके वो भाई काम आए? बिल्कुल, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला है कि अनुपमा, खुल के तो सामने नहीं आ सकता हूँ, मगर हाँ, एक बहन के नाते ये आश्वासन देता हूँ कि मेरी बहन पे कोई उँगली नहीं उठा सकता है। बाकी मैं जानता हूँ मेरी बहन सही है और मेरी बहन, तुमको मैंने बहन दिल से बोला है। और ये ऐसा नहीं बोला है कि तुम यादव परिवार से हो तो मैं तुम्हें नहीं, मैंने तुम्हें शुरू में ही बहन बोला और ऑलवेज। और तेज प्रताप भैया ने मेरा साथ दिया है, अभिमन्यु यादव भैया ने मेरा साथ दिया है, जितने भी लोग हैं। और मैंने सही बताऊं, मैंने किसी को खुद से कॉल नहीं किया है, लोगों का खुद से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मेरा साथ दिया है। और बाकी मुझे जजमेंट पे और प्रशासन पे बड़ा विश्वास है कि नवादा वाले कांड के बाद, मेरे अपने लिए नहीं, मेरे साथ तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैंने उस चीज़ों को बर्दाश्त किया। हो सकता है कि कल को किसी और लड़की के साथ हो जो सुसाइड कर ले, या वो उसको ऐसी बेइज्जती वो झेल ही ना पाए, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। आज वो जब मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो कल वो किसी भी नॉर्मल कलाकार या लड़की के साथ कर सकता है, फिर कैसे काम चलेगा? आप किसको किसको हम दोबारा अगर मौका मिले तो नवादा जाइएगा? नवादा से तो मेरा रिश्ता है, नवादा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर शो के लिहाज से? शो के लिहाज से मैं ज़रूर जाऊंगी नवादा। नवादा के लोग ख़राब नहीं हैं, नवादा के सभी लोग ख़राब नहीं हैं। एक दो लोगों की वजह से मैं पूरे नवादा को मैं दोषी नहीं मान सकती। और नवादा से मेरा पुराना रिश्ता है और एक मुखिया के कारण उसने अपने समाज के लोगों को बदनाम किया है, एक मुखिया के कारण। वरना भूमिहार समाज तो मुझे इतना प्यार देता है, 90% कार्यक्रम मेरे भूमिहार में होते हैं और मुझे इतने प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। बाकी एक उस मुखिया की वजह से सभी लोग, अब कितने लोग मुझसे आकर के माफ़ी मांगे हैं। वहाँ के गांव के मुखिया हैं, उन्होंने बोला कि मैं उसकी तरफ से आपको बोलता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। बाकी इसमें सबकी गलती तो नहीं है ना, तो मैं सबको दोषी करार नहीं दे सकती हूँ। भाई पूरा भूमिहार समाज को इससे जोड़कर और जो एक तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की गई, अनुपमा को उस समाज से कोई परेशानी नहीं, अनुपमा को नवादा के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, अनुपमा को बहुत प्यार और दुलार लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो उन्होंने गलती भी की, ऊपर से उन्होंने ऊपर मेरे ही ऊपर केस लगा दिया, वो भी SC ST का। आप बताइए, आप किसी के गांव जाएंगी तो क्या आप किसी इंसान को आप मारने जाएंगी, लड़ाई करने जाएंगी? और उन्होंने बोला कि मैंने उनके पासवान समाज के लड़के को मारा। आपको पता है
मुझे नहीं पता कि आप किस कास्ट की हैं। किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि मैं पासवान हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझे थोड़ी पता है। और मैं आपसे, आपने बोला गन सटाया, मेरे भाई ने गन सटाया, बिक्कू जी ने चेन खींचा, अमित आशिक ने 5,000 रुपये निकाले। पूरी गांव कहाँ थी भाई? जनता कहाँ थी जिस टाइम हम ऐसा काम कर रहे थे? आपको क्या लगता है आप किसी गांव में लड़ाई करके वापस आ जाओगे? आप कभी नहीं आ सकते। बेबुनियादी चीज़ें, एक तो आपने गलती की, आपकी वहाँ गलती है, आपने एक बार भी मुझे ना बोल करके आप मतलब कि बेफिजूल की बातें आप इंटरव्यूज़ में बोल रहे हो। क्या चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? एक लड़की को गलत साबित करके आप राजा बन जाओगे? आप बताओ। आप एक लड़की को प्रताड़ित करके अगर आप राजा बन जाओ तो आप राजा बन जाओ सर। मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो अपनी हक के लिए सिर्फ लड़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी चीज़ों को रख सकती हूँ, बाकी मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकती। प्रशासन पे भरोसा है अनुपमा को, और अनुपमा चाहती हैं कि ये जो लड़ाई है वो प्रशासन अपने स्तर से ज़रूर लड़े। इस लड़ाई का अंत कहाँ पर जाकर होता है? एक कलाकार हमेशा चाहेगा कि एक अच्छे नोट पर चीज़ें खत्म हों। बिल्कुल। एक माहौल जो है कलाकार को सुरक्षित, सम्मानजनक मिलना चाहिए, ताकि वो कभी भी किसी भी जगह पर खुले दिल से परफॉर्म कर सके, क्योंकि बात जब कलाकार की होगी तो दिल से शुरू होकर दिल तक जाती है, और तनाव में ये संभव नहीं है। अब इस पूरी चर्चा को एक थोड़े से सॉफ्ट नोट की तरफ ले चलते हैं अनुपमा, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा की तरफ हम घूम गए। अभी बिहार की बात हो रही है, भोजपुरी की बात हो रही है, अब छठ महापर्व आए वाला बा। तो भाई जब छठ के बात हुई, छठ मैया के बात हुई, तो लोकगीत सबसे पहले आई। तो हमने के दर्शक खातिर कोनो छठ से जुड़ल कोनो गीत सुना दी। सबसे पहले तो छठ पर्व की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार की आत्मा है छठ, और बिहार दिल से इस पर्व को मनाता है, तो छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी छठ के लिए। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पतिव ई चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेले हो। बहुत खूबसूरत। और जब छठ की बात होती है तो उसमें जैसे अपनी बचपन की यादें आ जाती हैं। छठ में घर के यूपी और बिहार हाँ। दोनों ही जगहों पर ये महापर्व मनाया जाता है। जी। तो अनुपमा इस दौरान घर पर होती? मेरे घर में छठ नहीं मनाया जाता है। मेरे यहाँ यूपी में 3 छठ का एक पर्व होता है जो हर मॉम अपने बच्चे के लिए करती है, वो मनाया जाता है। हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जाता। छठ का मैंने सही मानूँ असली मायने में मैंने छठ का जो मतलब सीखा है वो बिहार से सीखा है, कि वाकई छठ की जो आस्था है ना, और अब बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं छठ में हर किसी कार्यक्रम में रहती हूँ, और कार्यक्रम के दौरान किसी माँ, एक माँ होती है जो आती हैं, मतलब जो व्रत करती हैं, वो आती है मेरे पास, मुझे आशीर्वाद देती हैं, खाने के लिए प्रसाद देती हैं। तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि एक जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा दुनिया से लड़ती है। और ये जो पर्व है ना, कहीं कहीं मुझे भी मेरे पेरेंट्स गोरखपुर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने पेरेंट्स की याद दिला देती है ये छठ पर्व जो है। और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि ज़िंदगी में सभी के माँ बाप हमेशा खुश रहें, और ये छठ पर्व जो है अपने बच्चों के लिए, सभी के बच्चे हमेशा खुश रहें। साथ ही साथ बिल्कुल, आप जो अपने लोग सुहाग के लिए, बच्चों के लिए और सुख समृद्धि की कामना बिल्कुल। करते हैं सबके लिए। और छठी मैया किसी को निराश भी नहीं करती। एक कभी कलाकार के तौर पर कलाकार अपने लिए चाहता है कि भाई उसके साथ प्रसिद्धि जो है वो हमेशा जुड़ी रहे, बिल्कुल। उसके जो सुर हैं वो बिल्कुल सही लगते रहें। बचपन से चूँकि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, और जब बात छठ की होगी तो कुछ गीत होंगे जो आपको भी बड़े मतलब बचपन से होंगे कि कनेक्टेड, कि भाई हमने यही सुना है छठ, मतलब ये गाने बजने लगते हैं आपको आसपास सुनाई देंगे कि भाई हाँ अब लग रहा है छठ आवे वाला बा। ये जो शारदा सिन्हा दीदी का एक गीत है कि पहिले पहिले हम कई नहीं छठी मैया बरत तोहार, कि जानी नाही पूजन के विधिया,
छठी मैया रही है सहार, छठी मैया बरत तोहार। ये जो पारंपरिक ट्यून है ना, इस ट्यून का बजना हमारे देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, Goosebumps आने लगते रोंगटे हैं। खड़े होना मतलब छठ की गीत के जो असल मायने हैं ना, वो शारदा सिन्हा जी से, कल्पना दीदी से, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि आंसू भी आँख से आ जाते हैं। और मतलब भावना जो बस है ना भावना आपकी, जुड़ी हुई है बस छठ से लोगों भावना की। जो है ना वो आपकी, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपके एक्सप्रेशंस में दिखने लगती है और आप बिल्कुल। उसको महसूस करने लगते हैं। और चूंकि अनुपमा, संगीत की बात हो रही है, आपने जब इस करियर की शुरुआत की होगी, आपकी पहली वो कौन सी गीत थी जिसने आपको नेम फेम और मतलब लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर दिया, आपको लगा कि भाई ये तो अब यादगार हो गई? मैंने पहले एल्बम तो मैं गाती रहती थी, पर ऐसा कुछ मुझे उसमें हासिल नहीं हुआ था। बट स्टेज की मैं बात करूँ तो एक स्टेज कार्यक्रम के दौरान मैंने गाना गाया था, दिल ना लगैहा। बिल्कुल 2016, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2016 2016 नहीं, 2019-20। 19 20। हाँ, तो 2016 में मैं दिल्ली थी, दिल्ली। हाँ, दिल्ली रहती थी मैं। तो दो लाइन हमारे दर्शकों के लिए वो उसके बोल हो जाए। हाँ, ज़रूर। उस गाने का जो सबसे मेन लाइन जो वायरल हुआ था, "हम्म, हमरा प्यार के बदला में बोला का दिल बारू हो, कि तू जब दिल बारू हो ता दगा दिल बारू हो, कि तू जब दिल बारू हो ता दगा दिल बारू हो, कि दिल ना लगई हा फेरू जानी हा, कि अब जा 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 जान भूला जइहा।" ये गाना मैंने गाया था मंच पे और इस गाने को बहुत सारा प्यार मिला और इसी गाने से मेरी एक अलग पहचान बनी थी। बिल्कुल इस गाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी, जिन बड़े कलाकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन सब ने अनुपमा को अप्रोच किया, सब ने बिल्कुल। अपने साथ कनेक्ट किया और गाने के लिए इन्हें ऑफर मिलने शुरू हो गए। चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या बाकी उनके बाद जितने भी कलाकारों की हमने चर्चा की अभी तक। पवन भैया कह लूँ, पवन जी कह लूँ, पावर स्टार पवन कह लूँ, भाई एक बतौर कलाकार के पवन जी के साथ काम केला के अनुभव और बहुत अच्छा रहा। पवन जी के भी कुछ गीत हुए जे रुआ उनके संगे स्टेज पर परफॉर्म कैलो के मतलब भाई बहुत यादगार रहेला, एगो अमिट छाप छोड़ देला कि भाई हम पवन जी के याद करी चाहे उन गाना के याद करी तो वो अपने आप आ जाला जहन में। पवन जी के साथ पूना में मैंने एक कार्यक्रम किया था, जिसके दौरान पवन जी ने मेरे सामने गीत गाया था, जो कि उनका भी सबसे पसंदीदा गीत में से एक है, कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। इस गाने से जो अटैचमेंट है हम लोग की वो एक अलग ही है। और जो मुझे भी याद है कि जिसको भी पवन जी अभी हाल के दिनों में ऐसे ही किसी पॉडकास्ट के जरिए इस गाने को गुनगुना भी रहे थे। हाँ, उनका फेवरेट गाना बिल्कुल, है। तो उन्होंने कहा था कि ये गाना जो है भाई हमारा दिल के बड़ा करीब बैठे। जिनके भी दिल टूटे होते हैं ना, उनको ये गाने बड़े पसंद आते हैं, इसलिए भी पवन जी का भी दिल टूटा है। टूटा ही देखिए है। भाई, भाई को एक बहन से ज़्यादा कौन समझ सकता है, हालांकि बहन इस बात का मलाल है और अगर भाई सुनेंगे इस पॉडकास्ट को तो मैं बिल्कुल। चाहूँगी कि पवन जी मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि वो बहुत सॉफ्ट हार्ट के आदमी हैं, वो उनको छोटी-छोटी बातें दिल पे लग जाती है। तो कहीं न कहीं उनके गाने जो भोजपुरी में जो सैड सॉन्ग है, आई थिंक बाप रे! भगवान माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है उनके गले में। भाई अगर ये पॉडकास्ट के मेरे को ड्यूरेशन ना हो इतनी तो हमने के वो गाना आज अनुपमा और पवन सिंह जो जोड़ी बाटे तो सुपर हिट जोड़ी हटे और बहुत सारे गाने हमने अनुपमा और पवन सिंह के डुएट सुने हुए हैं, इसलिए चाहेंगे कि एक के बाद एक बस ये सिलसिला चलता ही रहे, रुके नहीं, थमे नहीं। लेकिन थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर खेसारी जी को हम लोग छोड़ देंगे। हाँ। खेसारी जी के साथ ये का जो दिल कोई ना लगे है जो गाना था, ये खेसारी लाल यादव जी का ही है। नहीं, उनके साथ गाया हुआ कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? उनके साथ मैंने एक गाना गाया था कि पहिले से ज़्यादा लगिले चॉकलेटी, असुना दुए महीना में बनल बा पेटी, कि नैहर में रहलू
टूटी टिहरी ससुरवा में गोटलुए जान दलागे सहिए के बेलल रोटी खैलुए जान। इस गाने का मतलब है कि जब मायके में थी तुम बहुत दुबली पतली थी, ससुराल जाते ही तुम मोटी हो गई। तो थोड़ी सी ये कॉमेडी टाइप के भी गाने हैं और मैंने बाबू आओ ना भी उनके साथ गाया है। और अभी तो परीक्षा शुरू भइल 10 के नर 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 न जनहि नस के, इस टाइप से मैंने गाने उनके साथ गाए हैं। पुदीना वाला कौन? पवन सिंह जी के साथ पुदीना गाना। मैंने हमने की तो पहले अभी हमने के समझे में ना आइल कि पुदीना से गाना के कैसे शुरुआत हो गई। पुदीना गाना जो है, एक पुदीना बेच रहा था एक शख्स, वो बड़े स्टाइल में बेच रहा था कि पुदीना ऐसे करके बेच रहा था। तो हमारे भोजपुरी में है ना कि जो भी चीज़ें वायरल होती हैं उससे गाने ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो उसी के दौरान वो जब वायरल हुआ तो लोगों के दिमाग में आया कि ये भी गाना इस मुद्दे पे गाना चाहिए। हमारे यहाँ कोई अगर अभी संतोष पागल वाला एक चीज़ आया था तो लोग उस पर भी गा दिया। हमारे यहाँ सोनम बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, उस पर भी गाने बन गए। तो मैं भोजपुरी की एक चीज़ें है ना कि जो भी चीज़ें वायरल होती हैं उससे लोग गाने बना देते हैं। तो उसी हिसाब से पुदीना बन गया, ले लो पुदीना ले लो। उसमें पवन सिंह जी ने वाकई साइकिल पे बेच करके उस गाने का ऐड भी किया है पूरा एकदम। पुदीना इतना वायरल कहियो ना भइलो। हाँ, मुझे जितना लगता है कि पुदीना को नेम फेम भोजपुरी में 1 बिलियन है वो, बहुत कम संख्या में। बिल्कुल, मतलब गिने चुने अगर वैसे गानों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक पुदीना भी है। हाँ। पुदीना की भी किस्मत चमक गई भाई, पवन जी ने पुदीना को इतना नेम फेम दे दिया। हम चूंकि अपने कंक्लूडिंग ये की तरफ चल रहे हैं अनुपमा जी। तो पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारी भी कोशिश है, हमारी भी दिली इच्छा है कि भाई जो चाहे वो मेल कलाकार हो, फीमेल कलाकार हो, किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार आप ना करें जो आपको अपने लिए न स्वीकार्य हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की घटना मेरे साथ होनी चाहिए तो आप संभवतः दूसरे के साथ वैसा कर सकते हैं या उसकी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो खुद के लिए बुरा लगता है या खुद के लिए आप उसे अनुचित मानते हैं तो आपको दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कलाकार वो तो सिर्फ मान सम्मान का भूखा होता है, तो ये ध्यान रखना हर एक शख्स की जिम्मेदारी बन जाती है। कंक्लूडिंग नोट है तो अनुपमा क्या कहना चाहेंगी? और एक बहुत प्यारे से गीत के साथ भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस पॉडकास्ट के लाइव को एक अंत ना कहें, हमारी तो ये कहें कि शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद हम चाहेंगे कि अगर आपको इंसाफ मिलता है और इस तरह की चीज़ों पर विराम लगता है, रोक लगती है, तो हमारी ये कंटिन्यूटी आगे भी बनी रहे। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि जिनके भी द्वारा आज ये घटना मेरे साथ की गई है, आप खुद से सोचिए कि अगर उनकी अपनी बहन के साथ अगर ये चीज़ें हों तो ये लोग तिलमिला उठते हैं, लेकिन अगर दूसरे की बहन बेटी के साथ खुद करते हैं तो ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे शरीफ हूँ। उसके साथ हुआ कोई बात नहीं, अपनी बहन बेटी के साथ हुआ तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो हम भी तो किसी के घर की बहन बेटी है ना। नवरात्रि का पूजा करवा रहे, वो कार्यक्रम था दुर्गा पूजा समिति का, नवरात्रि का पूजा करवा रहे और फिर एक बेटी के साथ इस तरह की घटना कहाँ तक सही है? एक तरफ आप मूर्ति बैठाते हो, एक तरफ आप ये चीज़ें करते हो, ऊपर से नवरात्रि के जस्ट अगले ही दिन एक केस सामने आता है कि एक 6 साल की बेटी के साथ गलत काम। ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? सरकार हमारी पता नहीं कहाँ व्यस्त है, क्या कर रही है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। मैं ये सवाल सरकार पे भी उठाती हूँ कि सर, जब आप 9 दिन माँ की मूर्ति रखते हैं और 10वें 11वें दिन किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ ये सब चीज़ें होना कहाँ तक सही है? और दूसरी चीज़, मेरे साथ जो भी हुआ, मैं ये प्रशासन से विनती करती हूँ कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही कीजिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, ताकि आगे चलकर किसी कलाकार के साथ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी कलाकार के साथ ऐसी घटना ना हो। क्योंकि सर, हम यूपी से बिहार में कार्यक्रम करने आए हैं, ना कि लड़ाई करने आए हैं और ना कि किसी से दुश्मनी लेने आए हैं। उन कलाकारों की क्या दुश्मनी हो सकती है? बस मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मुझे विश्वास है अपनी प्रशासन पे, अपनी न्यायपालिका पे, अपने लोगों पे, अपनी सरकार पे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। 2 लाइन हमने के दर्शक खाती चलते 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 मेरा एक गीत बड़ा फेवरेट है कि हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, कि तू माना न माना ये राजा,
तू माना न माना ये राजा कि तोहके आपन बना लिहले बानी कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। बहुत खूबसूरत अनुपमा, बहुत आपने बहुत थैंक यू। वक्त निकाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी, और जो अपील अनुपमा कर रही थी एक महिला कलाकार के लिए भी, और चाहे वो कलाकार किसी पुरुष हों या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, किसी के साथ अनुचित ना हो, ये ध्यान रखना हमारा और आप सबका दायित्व भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपके राज्य में चाहे वो कहीं से भी कलाकार पहुंच रहा हो तो सिर्फ उसे प्यार और दुलार दीजिए, मान सम्मान दीजिए, ताकि वो बार बार वहां पहुंचे और आपके लिए वो गीतों के ज़रिए आपको मनोरंजित करता है। तो ये आपका दायित्व ज़्यादा बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने थैंक के लिए। यू।